दोस्तों, मैं हूँ रहताश कुमार विक्की लाइफ कोच और आज मैं बात करने वाला हूँ रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में, जो शौर्य और बलिदान की प्रतीक हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, उसके सिवनी ज़िले में मनकेहड़ी गांव में हुआ था। उसके पिताजी का नाम था जमींदार राव जुझारू सिंह और रानी को बचपन से ही घोड़सवारी का और तलवारबाजी का बहुत ज़बरदस्त शौक़ था और उसकी वीरता के किस्से जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसके वीरता के किस्से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगे। वीर और साहसी रानी अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा थे राम सिंह, उनके बेटे का नाम था विक्रमादित्य सिंह। तो रानी अवंतीबाई का विवाह विक्रमादित्य सिंह के साथ हुआ। विक्रमादित्य दरअसल धार्मिक प्रवृत्ति के थे और राजा होते भी उनका जो मन है वो धार्मिक कामों में ज़्यादा लगता था। तो इनडायरेक्ट में जो राज्य की कमान थी, अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्य की कमान थी, जो सत्ता थी, वो रानी को संभालनी पड़ी। रानी अपनी जो प्रजा थी उसको बेटे की तरह प्रेम करती थी और उसके सुख दुख में समान रूप से भागीदारी निभाती थी। और अगर किसी ने उसकी प्रजा से, उसकी जनता से किसी भी प्रकार की अभद्रता या बदतमीजी कर दी तो उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। एक बार एक अंग्रेज़ अधिकारी ने एक राज्य की एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज और बदतमीजी कर दी थी, तो रानी ने उस अंग्रेज़ अधिकारी को एक थप्पड़ रसीद कर दिया था और कहा था कि जाओ और जाके अपने बाप कमिश्नर से कह देना कि मेरी प्रजा के साथ ये बदतमीजी नहीं चलेगी। इस प्रकार जो रानी का जो व्यवहार था उससे अंग्रेज थोड़े संशय में रहते थे, क्योंकि रानी का जो व्यवहार था वो विद्रोहात्मक था। इससे अंग्रेज संशय में रहते थे और वो किसी न किसी तरह से रामगढ़ को अपने अधीन कर लेना चाहते थे। इधर समय बीतता गया और जो राजा विक्रमादित्य थे उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और 1857 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके दो बेटे थे, अमान सिंह और शेर सिंह। अमान सिंह थोड़े बड़े थे, हालांकि दोनों ही टीनेजर्स थे। तो अमान सिंह को जब गद्दी पर बिठाया गया, चूँकि वो खुद किशोर थे, इस तरह से पूरे राज्य की जो शासन व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी वो रानी के कंधों पर आ गई। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने कानपुर, झांसी, नागपुर, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर और करौली जो रियासतें थीं उनको अपने कब्जे में ले लिया। उनकी गिद्ध दृष्टि रामगढ़ पर थी। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु होते ही उन्होंने एक कोर्ट्स ऑफ वॉट्स जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारियों की नियुक्ति रामगढ़ में कर दी और रामगढ़ को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। रानी अवंतीबाई लोधी को अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं थी और ये वो समय था जब धीमे धीमे विद्रोह की चिंगारी अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। ऐसे में क्रांतिकारियों ने रानी को मैसेज किया, रानी को संदेश भिजवाया। तो रानी ने खुल के अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने अपने आसपास के राज्यों में एक मैसेज भिजवाया, एक संदेश भिजवाया और रानी ने अपने आसपास के राज्यों में एक क्रांति का संदेश भिजवाया। और जो पत्र था उसके साथ कांच की चूड़ियाँ और सिंदूर भी भेजा और उस पत्र में लिखा था कि अब देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, या तो देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ और या फिर ये चूड़ियाँ पहनकर
और मांग में सिंदूर भरकर अपने घर बैठो, और तुम्हें सौगंध है अपने धर्म ईमान की, जो इस चिट्ठी को लीक किया, इस चिट्ठी का पता बैरी को यानी दुश्मन को मिला, इस बात की तुम्हें सौगंध है कि इसका पता दुश्मन को नहीं बताना है। क्योंकि रानी ने पुरुषों की पुरुषत्व को ललकारा था, उनकी मर्दांगिनी को ललकारा था। नतीजा ये हुआ कि पूरे मध्य भारत में एक क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। रानी का ये मैसेज पाटनपुर, दमोह, सागर तमाम जगह गया, और जो हिंदुस्तानी सैनिक थे उनकी रगों में एक नए जोश का संचार हुआ। जबलपुर के राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह रानी के प्रमुख सहायक और सलाहकार थे। वो संगीत के जरिए और गीतों के जरिए लोगों में क्रांति की चेतना पैदा करते थे, लोगों में जोश पैदा करते थे। इसलिए जबलपुर है वो प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों का एक केंद्र बन गया। जब इसकी भनक कमिश्नर बाल्डविन को लगी तो उन्होंने शंकर शाह को और रघुनाथ शाह को सरेआम तोपों से उड़ाने का ऑर्डर दिया, उन पर मुकदमा चलाया और उनको सरेआम तोपों से उड़ाने का ऑर्डर दिया। लेकिन वो ऐसा करके दरअसल विद्रोह को दबाना चाहता था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इनको शंकर शाह और रघुनाथ शाह की तोप से उड़ते ही क्रांति की ज्वाला और भड़क गई और लोगों में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश हो गया। क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और राजा शंकर शाह रानी को बेटी जैसा मानते थे, उनसे बेटी की तरह प्रेम करते थे। जब राजा शंकर शाह की हत्या की, इस तरह हत्या की सूचना रानी को मिली तो वो भड़क गई और उसने ये कसम खाई, उसने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं फिरंगियों को सबक सिखा के रहूँगी और मैं युद्ध देश के नाम पे और राजा शंकर शाह के नाम पर लड़ूंगी। न मैं चैन से खुद बैठूंगी, न फिरंगियों को चैन से बैठने दूंगी, उनको सबक सिखा के रहूँगी। जब तक मेरे शरीर में एक भी खून का कतरा है मैं युद्ध करती रहूँगी। रानी ने अपने सहायकों के साथ एकत्रित होकर के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको रामगढ़ से खदेड़ दिया और रामगढ़ पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। उसने अपने राज्य का पुनर्गठन किया और सेना को और ज़्यादा सशक्त और मजबूत बनाया ताकि वो अंग्रेजी सेना से ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर सके। रानी ने राज्य प्रशासन को मजबूत करके, राज्य का पुनर्गठन करके और सेना को एक विशेष तरीके से तैयार करके सोहागपुर पर आक्रमण कर दिया और सोहागपुर पर एक योजना के अंतर्गत, एक अपनी रणनीति के अंतर्गत आक्रमण कर दिया और सोहागपुर पर विजय प्राप्त कर ली। और यहाँ से रानी की सेना पूरे आत्मविश्वास के साथ विजयी भाव से आगे बढ़ने लगी। और रानी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बांगिंटन के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और शाहपुरा में रानी की सेना का और अंग्रेजी सेनाओं का बहुत ज़बरदस्त घमासान हुआ। रानी ने अपने अद्भुत कौशल से और शौर्य से इसका मुकाबला किया और इसको देख करके जो अंग्रेजी सेनापति हैं, जो अंग्रेजी सेना के सेनापति थे, वो लोग भी दंग रह गए। अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई, उनके पैर उखड़ गए और ऐसी शर्मनाक हार पहले अंग्रेज़ों की कभी नहीं हुई थी। बाडिंगटन तो इतना भयभीत हुआ कि अब अपने बेटे को छोड़ के ही भाग गया, लेकिन उदार दिल रानी ने उसके बेटे को सकुशल बाडिंगटन के पास पहुंचा दिया और रानी ने सोहागपुर है, घुंगरू है, नारायणपुर है, तमाम रियासतों पर कब्जा कर लिया और पूरे अपने मंडला क्षेत्र है पूरे पे अधिकार जमा लिया। अंग्रेजी सेनाएं बार बार आती थीं और रानी की लेकिन अद्भुत कौशल और रानी की अद्भुत रणनीति और युद्ध कौशल और शौर्य के सामने
अंग्रेजी सेनाएं टिक नहीं पाती थीं। इस तरह से एक के बाद एक अंग्रेजी सेना की पराजय होती गई और इन पराजयों से बौखला करके अंग्रेजी सेना ने अब रानी को छल बल से हराने का निश्चय किया। वाडिंगटन ने कमिश्नर जॉर्जकिन, लेफ्टिनेंट बार्टन, लेफ्टिनेंट कॉकबर्न, जनरल वॉटलॉक से सैनिक सहायता मांग करके अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाई। उसने रीवा नरेश को भी अपने पक्ष में कर लिया। इस बार अंग्रेजी सेना रानी की सेना से कहीं ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा शक्तिशाली थी। 15 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सेना ने थुतरी, सुहागपुर आदि पर अधिकार जमाते हुए रामगढ़ की ओर प्रस्थान किया। युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर की सेनाओं ने तोपों, बंदूकों और तलवारों का डटकर प्रयोग किया। इस बार रानी भली बात जानती थी कि जो अंग्रेजी सेना है वो काफ़ी बड़ी है, ज़्यादा शक्तिशाली है, उसकी संख्या में ज़्यादा है और वो रानी की सेना उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। लेकिन उन्होंने अपने महल से बाहर निकलकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों में छुपकर छापामार युद्ध करने की योजना बनाई। अपने दोनों पुत्रों को सुरक्षित स्थान पर भेजकर रानी ने अपने कुछ सैनिकों के साथ प्राण और प्रण से अंग्रेजों से युद्ध करते हुए उसके दांत खट्टे कर दिए। रानी के लिए इतनी बड़ी सेना से मुकाबला करना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उसने छापामार युद्ध के बल पर जो ब्रिटिश सेना है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया, उसको भीषण नुकसान पहुंचाया। कैप्टन ने रानी के पास सरेंडर होने का, आत्मसमर्पण करने का निमंत्रण भेजा, लेकिन रानी ने उसे अस्वीकार कर दिया और अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजी सेना से मुकाबला करने का निश्चय किया। रानी के अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड थे उमराव सिंह। रानी ने अपने बॉडीगार्ड उमराव सिंह से कह दिया था कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए ना तो अंग्रेज़ों को मेरी मिट्टी से भी हाथ मत लगाने देना। वाडिंगटन ने कॉकबर्न, वार्टन और रीवा नरेश की सहायता से रानी को चारों ओर से घेर लिया। रानी की छोटी सी सेना कब तक उसका मुकाबला करती। जैसे जैसे युद्ध की भयावहता बढ़ती गई, युद्ध भयंकर होता गया, रानी की सेना क्षीण होती गई। रानी बुरी तरह घायल थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। रानी अंग्रेजी सेना से अंग्रेज़ों से पूरी रूप से घिर चुकी थी। उनसे बच के निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तब रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए अपनी तलवार अपने पेट में भोंक ली ताकि अंग्रेज जीते जी उसे पकड़ न पाएं। इस प्रकार 20 मार्च 1858 को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। देश उनकी राष्ट्रभक्ति, उनके शौर्य, उनके पराक्रम और राष्ट्र निर्माण में उनकी जो प्रेरणा है, राष्ट्र निर्माण में उनको प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया जाता रहेगा। लेकिन इतिहासकारों ने रानी अवंतीबाई लोधी को इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी कि रानी लक्ष्मीबाई को ये तवज्जो दी जाती है। जबकि रानी अवंतीबाई लोधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह की सूत्रधार थी और एक ऐसी महानायिका थी जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी। और आज वो लोक कथाओं में और लोक गीतों में जिंदा है। आज देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं ऐसे मौके पर रानी अवंतीबाई लोधी को नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य अवगत कराएं
और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।